जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। फटाक से कांटेक्ट करो और बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और ज्वाइन करो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। और ये है गाइज टॉपिक्स 9th ऑफ मई के, क्योंकि आपको पता है गाइज कल के दिन के टॉपिक्स जो है वो अचानक से स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। बट टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं दोबारा से आज फिर से वो टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कराऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो मैं आपके कमेंट्स गाइस थोड़ी देर में जो है वो लूंगा, देखूंगा, क्योंकि पहले हम लोग ये टॉपिक्स कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि आज काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में समझना जरूरी है। तो अपने साथ बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जो भी टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको ध्यान से मतलब आपको समझना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जो टॉपिक्स है उसको समझने पर मेनली फोकस करना है, मेरी बातों पर आपको फोकस करना है। और जो भी चीज होंगी इंपॉर्टेंट लिखने वाली, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज हम लोग बात करेंगे राइजिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के टॉपिक के बारे में। यानी कि ऐसी बीमारियां जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, जिनको आप खत्म कर सकते हो वैक्सीन के थ्रू, उसके बावजूद वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आखिर होती क्या है? कि ये क्या है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज? आइए इसको जो है वो हम समझते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। गाइज, ये वो बीमारियां हैं जो सही समय पर वैक्सीन लेने से खत्म की जा सकती हैं। जैसे मीजल्स हो गया, जिसको हम लोग खसरा कहते हैं, राइट? और खैसरा जो है वो उसको जो है वो बेसिकली कहा जाता है। पोलियो हुआ, येलो फीवर हुआ, रुबेला हुआ। आपको याद हो कुछ समय पहले हमने मीजल्स रुबेला के बारे में भी डिस्कस किया था। तो सोचिए, अगर एक बच्चा जिसको टाइम पर पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिल पाता, तो उसकी पूरी जिंदगी रिस्क में आ जाती है। क्या आपको याद है इंडिया को कब पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर अभी के अभी जरूर लिखकर बताएं। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी जो है वो बताता हूं। देखो हुआ क्या है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और गावी, इन्होंने मिलकर एक वार्निंग जारी की है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में। कहा है कि ये फिर से बढ़ने लगी हैं। पर क्यों बढ़ रही हैं? इनका कहना यह है कि कोविड-19 के समय पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो डिसरप्ट हो गए थे, खराब हो गए थे, राइट? डोनर्स की तरफ से फंडिंग मिलने में कमी हो गई थी। फेक न्यूज जो है वो काफी तेजी से फैल रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से फैल रही थी। लो इनकम कंट्रीज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई थी। शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, 2023 में, 2023 में 14.5 मिलियन बच्चे रूटीन वैक्सीन से वंचित रहे थे। ये नंबर गाइस 2022 के 13.9 मिलियन से काफी ज्यादा है। सोचने वाली बात बताऊं क्या है, इवन यूएसए, जहां मीजल्स सन 2000 में खत्म हो गया था, वहां 2025 तक 935 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और इंडिया ने भी गाइस काफी जो है वो प्रयास जो है वो किए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये लॉन्च किया गया था, जिसका गोल है 26 मिलियन बच्चे और 34 मिलियन प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेट करना हर साल। हमने अचीवमेंट भी हासिल करी है गाइस। अचीवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। पोलियो फ्री स्टेटस हमें मिला है 2014 में, याद रखना है। मैटरनल और नियोनटाल टीटनेस हमने 2015 में खत्म कर दिया। मिशन इंद्रधनुष 2014 से जो है वो चालू है। जो बच्चे जो छूट गए ना, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको कवर करने के लिए। बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है 76.1%। यानी कि 1 आउट ऑफ एवरी 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों में से एक बच्चे अभी भी जो है वो एसेंशियल वैक्सीन से वंचित हैं। उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपके हिसाब से ये इम्यूनाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बताओ? क्या फंडिंग चैलेंज है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है? क्या मिस इंफॉर्मेशन चैलेंज है? गाइस, सभी। आप आने वाले समय के एक अधिकारी बनने वाले हैं। आपके सामने चैलेंजेस सिर्फ एक बड़ा या छोटा नहीं होता, आपके लिए चैलेंज यानी कि छोटा से छोटा चैलेंज भी सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए।
तभी शासन सही तरीके से चलता है। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछे ना, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि प्रायोरिटी वाइज कि ये प्रायोरिटी है, बट चैलेंजेस सभी हैं जिसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यस। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर कई ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं। कोविड 19 के दौरान जो है वो स्थिति खराब हुई, वैक्सीन की हेजिटेंसी भी है, पता है आज की डेट में। इवन आपने कोविड 19 में भी सुना होगा कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, ये इस डर के बारे पता नहीं किसने मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज फैला दी कि सरकार जो है वो गरीबों को मारना चाह रही है इसलिए वैक्सीन दे रही है। कोई कोविड वोविड नहीं आया है, याद है ऐसे ऐसे कुछ किस किसने सुना है? ऐसी कोई घटना किसी ने सुनी है? कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने सुनी थी। आप में से काफी सारे लोगों ने, मैं तो बोल रहा हूं सभी लोगों ने सुनी होगी ये घटना, ये न्यूज, कि गरीब लोग जो है वो डर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि कोविड वोविड कोरोना वोरोना कुछ आया नहीं है, कुछ नहीं है कोरोना। सरकार जानबूझकर गरीबों को मार रही है क्योंकि उनका उद्देश्य गरीबी हटाना है कि नहीं? फिर इवन पता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहां पर बम बारूद जो है वो गिरते रहते हैं, लड़ाइयां चलती रहती है, यहां पर हेल्थ केयर रीच जो है वो काफी टफ हो जाता है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। अ, अब वैक्सीन है, वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, अगर उस टेम्परेचर से जो है वो बढ़ गया वो टेम्परेचर, तो वैक्सीन खराब हो जाती है। इंडिया में भी गांव क्षेत्रों में कोल्ड चेन डिलीवरी और ट्रेन्ड मैन पावर की शॉर्टेज है। हमारे यहाँ आज भी जो है वो ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के मुताबिक हर $1 वैक्सीन पर खर्च करने से $54 का इकोनॉमिक रिटर्न जो है वो मिलता है। ये मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, बट अभी मैं फिर से जो है वो आपसे जो है पूछूंगा कि ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि भाई आप $1 जो है वो खर्च करोगे तो कैसे $54 जो है वो रिटर्न होगा? बता, कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? देखते हैं कि कौन दिमाग लगाएगा और मुझे बताएगा कि अगर सरकार $1 वैक्सीन पे खर्च करेगी तो कैसे उसको इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा $54 का। बताओ। आपको गाइस बता दें आने वाले समय में हम लोग को किन किन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। अभी देखो अभी लिखवा दूंगा, डोंट वरी, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे पूरी चीजों को। हमें अपने प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, फेक न्यूज से बचना होगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनका उपयोग करना पड़ेगा, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे गावी ने $9 बिलियन का संकल्प रखा है 2030 तक का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करना पड़ेगा, एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को, इनको शामिल करना पड़ेगा। ये सबके साथ मिलकर काम करें, लोगों तक जो है वो इसकी अवेयरनेस पहुंचाएं, वैक्सीन पहुंचाएं। जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन जो होते हैं ना, जहां पर दंगे हो जाते हैं या वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या किसी प्रकार का इंसर्जेंसी के इश्यूज वहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, या कोई पिछड़ा एरियाज होता है, उन एरियाज को टारगेट करना जरूरी है। तो गाइज ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसे आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ गवर्नेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और इवन अपने ऐसे पेपर में यूज कर सकते हो। तो हमने देखा कि कैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज फिर से उभर रही हैं और कैसे इंडिया और दुनिया इस चैलेंज को टैकल करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बता देता हूं जो आप नोट डाउन जो है वो अपने पास जो है वो कर लीजिए। पहली चीज तो ये आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि एक वार्निंग जो है वो जारी करी है WHO, यूनिसेफ और गावी के द्वारा। ये लिख लीजिए। इन्होंने बोला है कि दोबारा से वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों के थोड़े नाम चाहो तो लिख सकते हो, ये डेटा जो है वो अच्छा रहता है लिखने के लिए। ठीक है। और क्या किस कारण से ये चीज हुई है तो आपको मैंने कारण बताई दिए, कोविड 19 के कारण फंडिंग्स मिल नहीं रही है, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, ये सब चीजें आप जानते ही हैं। इन्होंने काफी सारी कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया, आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का चाहो तो ये आंकड़ा, ये चीज मेंशन कर सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मीजल्स खत्म हो गया था 2000 में, बट फिर से आ गया है ये, फिर से मीजल्स जो है वो रिटर्न हो गया है और काफी तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज क्या है, वो क्या होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता ही चुका हूँ कि ऐसी बीमारियां जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती हैं। अब ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज तो पता लगी गई है कि काफी तेजी से वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियों में बढ़ोतरी जो है वो होती जा रही है पूरे दुनिया भर में। अब वैक्सीनेशन क्या होता है तो ये आप जानते ही हैं कि इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि एक वीक या फिर इनएक्टिव पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर शामिल कर दिया जाता है बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी की का जो इम्यून सिस्टम है, या फिर और मैं टेक्निकली बात करूं तो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले और जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो बॉडी को बेसिकली ट्रेन किया जाता है कि बॉडी जो है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि वायरस वगैरह हुए, पैथोजन हुए, इनको जो है वो डिटेक्ट कर ले और उसको मार सके।
तो उसको पहले सिखाया जाता है वैक्सीन देकर। और वैक्सीन जो है वो 4.2 मिलियन डेथ हर साल 14 मेजर डिजीजेस में जो है वो कम करती हैं। बट ऑब्वियस ही बात है कि अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कैसे कम होगा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एस्टीमेट लिख लो आप। उनने बोला है कि हर $1 अगर हम खर्च करेंगे वैक्सीन के ऊपर तो $54 का रिटर्न जो है वो मिलेगा। ठीक है, पूरे दुनिया भर के चैलेंजेस अगर आप चाहो तो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, सिर्फ इतना कि पेंडेमिक के कारण ये चैलेंज आया। 2023 का बिग कैच अप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बैकलॉग को खत्म करने के लिए, बट इसकी प्रोग्रेस है नहीं। बैकलॉग मतलब जिन लोग को वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगवा दो। बट पता है मुझे ऐसा लगता है, कल भी मैंने कहा था कि कोविड 19 का तो एक बहाना है बस। हर चीज में लोग कोविड 19 का बहाना देते रहते हैं कि अरे यार कोविड नहीं होता तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, इतना बिजनेस हो जाता, उतना बिजनेस हो जाता था। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ अब आज की डेट में बहाना है कि भाई 2019-20 में जो इश्यूज हुए हैं उसको आप 2024-25 तक ठीक नहीं कर पा रहे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है अब। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हैं, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की प्रॉब्लम है। तीसरी मिस इन्फॉर्मेशन और वैक्सीन की हेजिटेंसी की प्रॉब्लम है। फिर कॉन्फ्लिक्टेड जोन आज की डेट में बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का जोन देख लो आप, या पैलेस्टीन वाला एरिया देख लो आप, इसराइल पैलेस्टीन, राइट, या फिर मिडिल ईस्ट का एरिया देख लो, या अफ्रीकन कंट्रीज की आप बात कर लो, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख लो, या फिर इवन अभी लेटेस्ट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट वाला क्षेत्र आप देख लो। क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे पहुंच पाएंगी, तो इनको भी ठीक करना जरूरी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज्यादा है, स्पेशली गांव क्षेत्रों में, है ना। इंडिया का ये प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लिख लेना भैया कि इसका टारगेट है कि 26 मिलियन बच्चे जो हैं और 34 मिलियन प्रेग्नेंट महिला हैं उनको जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड कराना। लिख लीजिए। हमारी कंट्री कब पोलियो फ्री डिक्लेयर हुई, लिख लीजिए, याद भी रखना है इसको आप। 2014 में, 2015 में हमने मैटरनल और न्यूनेटाल टिटनेस जो है वो एलिमिनेट कर दिया। वैक्सीन होती हैं मीजल्स, रुबेला, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी जिसको बोलते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो दी जाती है। ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे आप, हर 4 में से एक बच्चा जो है उसको एसेंशियल वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रही है इंडिया के अंदर। मिशन इंद्रधनुष हमने जो है वो लॉन्च किया था 2014 में। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को जो है वो मजबूत बनाना है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए काम करना है, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को मजबूत करना है कि भाई पॉलिटिकली अगर हमने कमिटमेंट जो है वो किया है कि हमें इस समय तक ये स्कीम्स के थ्रू, इस मिशंस के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू जो है वो ये फलाना बीमारी को खत्म करना है, तो उस पर हम लगकर काम करें। सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं होगा, उस पर उसको इंप्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गावी का लिख लीजिए आप, गावी ने जो है वो संकल्प लिया था $9 बिलियन का, राइट, जिसके थ्रू 500 मिलियन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा और 8 मिलियन जान जो है वो 2030 तक जो है वो बचाई जाएगी। लिख लीजिए आप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग प्रमोट करें, सिविल सोसाइटीज के साथ, एनजीओ के साथ, टेक प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेट करें, है ना। इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो 2030 का है उसके साथ जो है वो अपनी नेशनल गोल्स को भी अलाइन करें, ग्लोबल गोल्स को नेशनल गोल्स के साथ अलाइन करें। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिस्कल फेडरलिज्म के चैलेंजेस, यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में समस्याएं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, बहुत ध्यान सुनना। क्या गाइस राज्य जो है, स्टेट जो है वो अपने हक के लिए प्रॉपर फाइट कर रहे हैं, और क्या सेंटर उनका फेयर शेयर देता है? आज इस टॉपिक में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ, एग्जांपल के साथ, और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब जो है वो होता क्या है। फिस्कल फेडरलिज्म, चलो इसमें तो लिखा नहीं है, बाकी ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 का है, बट मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले। ये इसका मतलब होता है सेंटर और स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? रेवेन्यू शेयरिंग, की पैसा जो है वो कैसे शेयर होगा, राइट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। इसका बेस आता है आर्टिकल 280 में, जिसके तहत फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल में। लिख लेना। नहीं ये मत लिखना, सिर्फ ऐसी अलग से लिख लेना, नोट्स में मत लिखो, अलग से एक पेपर में जो है वो लिख लो साइड में, जिसको आपको आज पढ़ना है। आर्टिकल 280 ये कहता है कि हर 5 साल में एक बार हम लोग को जो है वो फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाना है। करेंटली 16वां फाइनेंस कमीशन जो है वो काम कर रहा है 2026 से 2031 के पीरियड के लिए, ये भी लिख लेना आप।
16th फाइनेंस कमीशन है 2026 से लेकर, ये लिखेंगे आप नोट्स में, 2031 के पीरियड के लिए। क्या आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का कितना टैक्स शेयर फिक्स किया था? 50, अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं कि 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसने स्टेट्स के लिए जो है वो कितना, मतलब वो शेयर जो है वो एलोकेट करने की बात की थी कि राज्यों को कितना शेयर जो है वो मिलना चाहिए, तो उस समय 41% था। और अब इसको बढ़ाकर 50% की बात जो है वो की जा रही है, डिमांड जो है वो की जा रही है। काफी सारी स्टेट जो है उन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन से कहा है, डिमांड करिए कि आप उनका शेयर जो है वो टैक्स में बढ़ाओ, 41% जो आज की रेट में उससे 50% जो है वो करो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए जो है वो केंद्र सरकार को मिलता है, तो उसमें से 41 रुपए जो है वो राज्यों में बांटे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई 41 नहीं, हमें 50 रुपए जो है वो बांटो हर 100 रुपए में। तो ये कहानी यहां तक समझ में आई? क्लियर हो गया होगा? ये वाला पॉइंट बहुत उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसको समझने वाला, है ना? अब सुनो, 16th फाइनेंस कमीशन को स्टेट्स ने डिमांड भेजी है। उनका कहना है कि 41% नहीं, उनका शेयर 50% होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? स्टेट्स का कहना है कि सेंटर सेस और सरचार्ज ज्यादा लगाता है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे आप सेज और सरचार्ज की डेफिनेशन लिखकर बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि सेस क्या होते हैं और सरचार्ज क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का, ये पता होना चाहिए आपको। तो स्टेट कहता है कि केंद्र सरकार सेज और सरचार्ज ज्यादा लगा रहा है और ये रेवेन्यू डिविजिबल पूल में नहीं आता, डिवाइड करने में नहीं आता। मतलब ऑन पेपर 41% शेयर है, पर एक्चुअल उनको 32% ऑन एन एवरेज मिलता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि भाई आप हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा लेते हो और उसको ले लेते हो, और उसका तो डिवीजन करते नहीं हो, उसको डिवाइड करते नहीं हो। तो एक्चुअल ऑन पेपर में तो 41% दिखता है कि हम हमको 41% मिल रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी में 32% के आसपास हमें मिल रहा है। तो ये उनका इशू है। आरबीआई का डेटा है 2011-12 में डिविजिबल टैक्स का शेयर था 88.6%, जो 2021-22 में गिर के 78.9% जो है वो हो गया। ये तो ये आंकड़े हम लोग को जो है वो इस प्रकार के, ये वाला आंकड़ा हम लोग को देखने को रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है आंकड़े की, आपको बस आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में सेंटर जो है वो स्टेट को 41% ऑन पेपर रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड कराती है, और स्टेट डिमांड करिए इसको 41 से 50% कर दो। ये था करंट अफेयर्स की मेनली न्यूज, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र की दिक्कत के बारे में हम बात करेंगे। भाई केंद्र बोल रही है कि भाई हमारे ऊपर बजट का ऑलरेडी प्रेशर है, सेंट्रल स्कीम जो होती है उसका बर्डन जो है वो बढ़ गया है। सेंटर बोल रहा है कि भाई हम अपनी स्कीम्स के थ्रू ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ग्रांट्स स्टेट के जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक्सीड कर दिए गए हैं, सेंटर को लोन लेना पड़ रहा है। स्टेट्स अपनी दिक्कत बता रही हैं, स्टेट बोल रही है कि भाई हम तो ऑलरेडी जो है वो नुकसान में चल रहे हैं, हमारा जितना खर्चा हो रहा है उतना रेवेन्यू हो ही नहीं पा रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में कैपिटल एक्सपेंडिचर गिर गया है कि हम जो है वो कैपिटल पर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मशीनरीज पर, इन सब पर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इवन कर्नाटक जैसी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स भी डेफिसिट में आ गई हैं। बट आज की रेट की रियलिटी में आपको बताऊं, हर एक राज्य जो है वो फिजिकल डेफिसिट में ही चल रही है, यानी कि उसके रेवेन्यू से ज्यादा जो है वो उसका खर्चा है। तो दिस इज द मेन इशू, है ना? तो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना फंड मिसयूज भी हो सकता है। भाई अगर आप फंडिंग को, यानी कि अपने फाइनेंस को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे ना, तो आप बड़ी दिक्कत में आ सकते हो। और ये आपके इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। लोग इसलिए तो बजट बनाते हैं प्रॉपर, आपके पास सैलरी आ रही है और सैलरी आने के बाद अब आप प्रॉपर कहां पर खर्च कर रहे हो, कहां पर नहीं कर रहे हो, उसका अगर आप बिल्कुल एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो देखना एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आज से ही अगर आपको स्ट्रांग बनना है, तो आपको मेनली जो है वो फोकस जो है वो करना पड़ेगा किस चीज के ऊपर? आपको करना पड़ेगा सबसे ज्यादा जो है वो फोकस अपने एक्सपेंडिचर को सही तरीके से मैनेज करने के ऊपर, आपके खर्चों को सही तरीके से मैनेज करने के ऊपर। अब देखो गाइस, आपने जीएस तो पढ़ा होगा, जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रांट्स पढ़ा होगा, है ना, जिसको अनुदान हम लोग कहते हैं। बट आपने शायद अपने टॉपिक में शायद टाइड और अनटाइड ग्रांट्स नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए यहां पर ये चीज लिखी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में यहां पर हेल्प होती है कि जब आप पढ़ लेते हो ना जनरल स्टडीज को, तो उसके बाद उसके अंदर जो एड ऑन होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। क्योंकि मुझे पता है जीएस में आपके सिलेबस में हो सकता है क्योंकि काफी सारी किताबों में ये टाइड और अनटाइड के बारे में मेंशन नहीं है। सिर्फ ग्रांट्स पता है कि भाई अनुदान है, कि जब राज्यों को जरूरत पड़ती है पैसों की तो केंद्र सरकार जो है वो अनुदान देती है, ग्रांट्स देती है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। यस। अब सुनो बात ध्यान से,
लिखो टाइड ग्रांट्स, अनटाइड ग्रांट्स, हिंदी में जो है वो आप लिखोगे बंधित एवं अनबंधित अनुदान। ट्रांसफर लिखा हुआ है इसमें, बट आप लिखो अनुदान, है ना। सुनो, अब लिखो टाइड ग्रांट्स, उसमें लिखो यूज करने की कंडीशंस होती हैं, मतलब केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को दे रही है तो वो कंडीशन देगी कि भाई इसको यहां पे यूज करना, इधर उधर यूज करोगे तो पिटाई हो जाएगी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। और अनटाइड ग्रांट्स मतलब स्टेट खुद डिसाइड करती है कि कैसे खर्च करना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। बट फिर भी टर्म्स पता होना जरूरी है। और जब आप ऐसे टर्म्स यूज करते हो तो आए हाय, फिर तो मजा ही आ जाता है। तो मुझे बताओ किस किस ने जनरल स्टडीज के अंदर आपके सिलेबस में, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपने टाइड ग्रांट्स और अनटाइड ग्रांट्स पढ़ा था क्या पहले? पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पढ़ा है तो मेंशन करो कि हाँ भाई हमारे पास सिलेबस, हमें उसमें नहीं पढ़ाया गया टाइड और अनटाइड ग्रांट्स। तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट, और स्पेशली मेरी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स गाइस डिमांड कर रही हैं ज्यादा अनटाइड फंड्स मिलने चाहिए। लिखो, स्टेट्स कह रही हैं कि हमें अनटाइड फंड्स दो ताकि वो अपनी लोकल मुद्दे के हिसाब से पॉलिसीज बना सकें। तो आपके ओपिनियन में क्या अनटाइड ग्रांट से शासन बेटर होगा या इसका मिसयूज बढ़ेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, आज की डेट में गाइस रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। स्थिति क्योंकि जो है वो खराब होती जा रही है ना बहुत बुरी तरह से, तो रिफॉर्म्स करना भी जरूरी है। सुनो आप, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सेज और सरचार्ज पर कैपिंग लगाना जरूरी है। कि भाई हर चीज में अगर सरकार जो है वो सेस सरचार्ज जो है बढ़ाती रहेगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के ऊपर तो बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ राज्य का रेवेन्यू भी घटेगा, है ना। तो इसके ऊपर कैपिंग होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो रैशनलाइज हो थोड़ी सी, राइट, यानी कि हर एक चीज में जो है आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करते रहोगे और फिर बाद में बोलोगे कि स्टेट को रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सेंटर जो है वो अपनी, क्योंकि सेंटर क्या करती है गाइस कि अपनी पॉलिसीज जो है वो स्टेट के ऊपर थोपती है इन सब स्कीम्स के थ्रू, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, देखना आप। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, स्पेशली हेल्थ एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट से। क्या भाई टारगेट होना चाहिए कि फेज वाइज फंडिंग रिलीज हो, कि ये कंप्लीट करोगे काम तो इतना मिलेगा। जैसे होता नहीं है कि कई बार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े, तो उनको जब बैंक लोन प्रोवाइड कराती है तो वो फेज वाइज लोन प्रोवाइड कराती है। बोलती है कि पहले इतना कंप्लीट होगा काम, फिर उसके बाद दूसरा पैसा देंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो टाउनशिप बनाने के लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है वो लिए। अब उस 100 करोड़ रुपए में से एकदम से 100 करोड़ बैंक नहीं देगी, बैंक बोलेगी कि भैया पहले पहले एक काम करो, कौन मतलब नक्शा बताओ हमें, अब नक्शे में कौन सी चीज बना रहे हो पहले वो बताओ, कहाँ से माल कितना उठा रहे हो, क्या चीज बना रहे हो, तो हम धीरे धीरे करके पैसे देंगे, है ना। सिंगलेक्स बनाओ, पहले डुप्लेक्स बनाओ, फिर मल्टी बनाओ, उस हिसाब से एक एक करके पैसा लो हमसे। ये होता है। फिर इसके अलावा सभी स्टेट्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं, फिजिकल हेल्थ के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है गाइस। अगर हम बोलें कि सब राज्यों को जो है वो इक्वली ट्रीट करो तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आप बोलोगे सर ये तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इससे असमानता बढ़ जाएगी, लड़ाइयां हो जाएंगी। नहीं, देखो हमें पैसे का इस्तेमाल करना है सही तरीके से। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है उनको रिक्वायरमेंट है ना, तो उनको दिया जाए पहले, उनको ज्यादा दिया जाए, वहां पर डेवलपमेंट किया जाए। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और इसलिए आपको ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस टॉपिक में लिखने वाली चीज कुछ थी नहीं, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ पूरी चीज आपको। डिमांड क्या है कि 41% से 50% तक स्टेट्स डिमांड कर रही है कि उनका शेयर बढ़ा दिया जाए। 16 फाइनेंस कमीशन याद रखना 2026 से 31 तक चलेगी। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ठीक है, चेयरमैन कौन है भाई हमारे फाइनेंस के लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के? कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर बताओ आप, उनका नाम, सॉरी। ठीक है, तो स्टेट बोल रही है कि भाई हमें तो 32% ही मिल पाता है, तुम लोग सेज और सरचार्ज लगा देते हो, हमें मिल नहीं पा रहा है। जो फिर 41% बोल रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ये इशूज है। सेंटर बोल रही है कि नहीं हम तो अपनी स्कीम्स वगैरह के थ्रू तुम्हें इतना पैसा दे देते हैं, ग्रांट्स के थ्रू इतना पैसा दे देते हैं। फिर मैंने आपको समझाया टाइड और अनटाइड ग्रांट जो है वो क्या होते हैं, उसका एक आइडिया मैंने आपको जो है वो दिया, है ना। तो स्टेट का जो खर्चा जो होना चाहिए वो क्वालिटी और आउटकम के ऊपर बेस्ड जो है वो होना चाहिए, कि रिजल्ट जो है वो निकलने चाहिए, है ना। बस बाकी ये सब चीजें आपको मेंशन करने की जो है वो जरूरत नहीं है। देखो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है राज्यों के बीच में, वही तो खत्म करनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब ऐसे नॉर्मली अगर आप ये टॉपिक बैठकर पढ़ते हैं ना, तो इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% चीजें आपके सर के ऊपर से चली जाती। राइट, अब देखो आपको कितने अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ, समझ में आया। क्योंकि गाइस मेरा काम होता है कि टॉपिक के ऊपर बैठ कर जो है वो पूरी एनालिसिस करना,
मतलब जो टॉपिक मैं आपको जो है फॉर एग्जांपल कि 10 मिनट 15 मिनट आया या 5-7 मिनट में कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, उस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करने में जो है वो कम से कम आधे घंटे 45 मिनट जो है वो लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सोर्स से नहीं पढ़ता हूँ, मैं मल्टीपल सोर्स से पढ़ता हूँ, फिर आपके सामने पूरा मसाला रखता हूँ। तभी तो आपको क्लैरिटी एक बार में कटिंग क्लियर हो जाती है कि हाँ यार, है ना। और इसी बात पे लाइक का बटन हिट करो यार। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है किसी को भी, टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो है वो छूटे हैं, स्किप हुए हैं, मतलब अप्रैल मंथ के हैं यार, वो ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं, 6-7-8 टॉपिक्स होंगे, राइट। वो मैं आपकी कवर अप करा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बाकी मई मंथ में तो हम रेगुलरली चल रहे थे, बस एक 9 मई का एक इशू जो है वो आया था, और वो मैंने आज जो है वो देखो आपको बोला था, वो मैं कवर करवा ही रहा हूँ। बट क्या रहता है कि समय सीमा को जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना रहता है। बाकी कल एक क्लास अगर बाई चांस कुछ छूटता है तो कल एक क्लास तो डेफिनेटली लूंगा मैं। कल एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी दिन में 1 बजे, क्योंकि मेरा टाइमिंग है यहाँ पर 1 बजे क्लास को अपलोड जो है वो करने का। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लॉन्च किया है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, मरम्मतीयता सूचकांक, मरम्मतीयता सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज अरमानी की वॉच आ रही है मेरे पास। मुझे घड़ियों का बड़ा शौक है भाई। अभी अभी नोटिफिकेशन आया था, मैंने देखा तो बड़ी खुशी हो गई मुझे कि एक अरमानी की वॉच जो है वो पसंद आई मुझे। वैसे टैग हeuer पसंद है यार मुझे, बट वो बहुत महंगी पड़ती है यार। वो करीब मान के चलो कि उसकी जो वॉचेस मुझे अच्छी लगती हैं वो 4-1 लाख रुपए तक की आती हैं, तो अभी उतना बजट नहीं है। अभी जितना बजट है अरमानी के लायक, तो अपन ने वो जो है वो ऑर्डर करी बढ़िया वाली। चलो आइए, एक स्टूडेंट जो है उन्होंने कल कमेंट जो है वो किया था कि सर आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो देखो यार, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लो, तो वो मुझसे जो है वो कांटेक्ट जो है वो आपका करवा देंगे। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारी टीम का नंबर है। तो इस पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आप मुझ तक जो है वो पहुंच जाएंगे। सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का। आपको पता होगा ये रिपेयरिंग का इशू बड़ा खतरनाक इशू है। आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज जो है वो करती हैं कि भाई आप रिपेयर कराओगे तो हम हमारे पास ही कराओगे, इसके पार्ट्स जो होंगे वो हम ही सेल आउट करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं करेंगे। मतलब ये मोनोपोली हो रही है पूरी पूरी, है ना। तो इसको कम करने के लिए भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी काफी अपने रोल पार्ट जो है वो खेले हैं पास्ट में। आइए ये टॉपिक क्या कहता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिख लो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, यानी RI। ये एक स्कोर होता है। क्या होता है गाइस? इंडेक्स है तो ऑब्वियसली स्कोर है ना। ये बताता है कि कोई मोबाइल या टैबलेट कितना इजीली रिपेयर हो सकता है। कोई भी मोबाइल या टैबलेट आप खरीद रहे हो और आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो हब बनना है, इलेक्ट्रॉनिक हब बनना है इंडिया को। कब तक बनाना है? इंडिया का टारगेट क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने का? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। इसके लिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर काम करना शुरू किया है। इवन आपको याद हो तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट है उस पर ड्यूटीज हमने कम करी है इसी चीज के लिए। अब देखो, इस स्कोर, ये जो RI स्कोर है, इस स्कोर को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स जैसे एप्पल सैमसंग सेल्फ डिक्लेयर करते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। यानी कि वो बताएंगे कि हमारा जो मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट आप खरीदते हो, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो, तो ये कितना इजीली रिपेयर हो सकता है। तो ये जो चीज है वो बताएंगे। तो आपको जो है वो लिखना है, एक कमेटी बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, और उन्होंने सबमिट करा है अपना फाइनल रिपोर्ट रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर, है ना। और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स मैं आपको जो है ऑलरेडी बता ही चुका हूं। इसमें पता है कंज्यूमर्स को हेल्प मिलेगी ये समझने में कि भाई वो कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं, कोई स्मार्टफोन टैबलेट जो है वो खरीद रहे हैं, तो वो कितना इजीली अगर टूट जाता है तो रिपेयर किया जा सकता है। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना भाई। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, बाई चांस टूट जाए, वो रिपेयर ही ना हो पाए तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो ये पूरी चीज लिख लेना गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ डिक्लेयर्ड स्कोर होता है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप लिखेंगे, ये खुद कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है, जिनको हम लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। तो कंपनी ना बोलकर ये वाला टर्म यूज करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, OEM। OEM पता होना चाहिए आपको। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मूल उपकरण निर्माताओं के अलावा भी OEM का फुल फॉर्म भी लिख लेना, कि कितना इजीली आपका प्रोडक्ट जो है, जैसे स्मार्टफोन हुआ टैबलेट हुआ, खराब हो जाता है तो कितना इजीली आप उसको रिपेयर कर सकते हो।
अब इससे ई वेस्ट कम होगा, है ना, ये सब चीजें कितना फायदा मिलने वाला है, कितनी बढ़िया चीज है ये, है ना। अब इस स्कोर को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स खुद डिक्लेयर करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म चॉइस मिले, पता लगे उसको भाई कि उसका प्रोडक्ट अगर टूट जाएगा तो ठीक हो सकेगा कि नहीं। प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने में भी हेल्प करता है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करता है। तो ये फ्रेमवर्क राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव का एक्सटेंशन है गाइस। किसका है, लिख लो, राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव के अंडर आएगा ये। राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव, आई डोंट थिंक यहाँ पर राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव के बारे में मेंशन हो, बट आप लिख लो, राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव के अंदर आएगा ये। लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा, यही तो चीज है। और राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको पता हो कि मोबाइल और टैबलेट रिपेयर से जुड़ी कंप्लेंट्स 2022-23 में कितनी थी, तो मैं आपको बता दूं 19,000, जो 2024-25 में बढ़कर हो गई 22,800 से भी ज्यादा। प्रॉब्लम क्या थी, रिपेयर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, स्पेयर पार्ट्स महंगे होते हैं या अवेलेबल ही नहीं है ओरिजिनल टूल्स ही नहीं मिलते हैं भाई। और ये बात मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने एप्पल का प्रोडक्ट अभी तो यूज नहीं कर रहा हूं मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूं अभी। मैंने एप्पल का प्रोडक्ट जो है वो यूज किया है, मेरे पास 13 प्रो मैक्स था उस समय। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, और नहीं उससे पहले, जब बहुत पहले मैं, मेरे पास 6S था शायद, 6S आपको पता हो रही कि नहीं, एक टाइम पर एप्पल का एक फोन आता था छोटा सा, एप्पल 5S 6 ऐसी सीरीज थी, तो मेरे पास 6S करके एक मोबाइल था। उसकी स्क्रीन टूट गई थी भाई, मैंने उसकी स्क्रीन जो है वो लगवाई ना। अ, और पहली चीज तो भाई, कंपनी के पास आप चले जाओ तो कंपनी तो ऐसे रेट फाड़ती है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने आफ्टर मार्केट से उसकी स्क्रीन जो है वो लगवाई। भाई साहब वो एक दिन काम करी, दूसरे दिन काम ही नहीं कर रही, इतना डिफिकल्ट हो रहा फोन उठाना उसमें। मैंने कहा यार ये तो बैंड बज गई। तो एप्पल ये बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट टूटे हैं तो हमारे पास ही आना। तो मेरा जो 13 प्रो मैक्स था वो मेरी कार के नीचे आ गया था, मतलब एक धचका आया था, तो विंडो से जो है वो फोन बाहर गिरा और अपनी i20 के टायर के नीचे चला गया वो। धज्जियां उड़ गई थी उसकी, बट फिर भी यार उसके अच्छे प्राइस, मतलब ये मान के लो कैमरा अलग, फोन बिल्कुल चकनाचूर, बट फिर भी 12,000 रुपये देके गया वो फोन मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फिर ज्यादा पैसे नहीं थे तो फिर दूसरा फोन उठा लिया अपने ऐसे ही अभी के लिए। तो वो चीज है। और वैसे भी देखो यार, काम करना चाहिए इंसान को अपनी यूटिलिटी के ऊपर। बट दिक्कत यही है, मैंने जो है वो इसलिए लिया था वो प्रिवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा नुकसान भी बड़ा हुआ, क्योंकि प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई आज के। और इवन हम लोग तो कंटेंट क्रिएशन के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो अगर ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जब उड़ जाता है ना तो बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हुआ भी, ये झेला भी हमने। एनीवेज, तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि रिपेयरेबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिपेयर कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। सो गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, कंज्यूमर को सशक्त बनाओ भाई। तो इसलिए RI फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। और इन्होंने कंसल्ट किया सैमसंग, एप्पल, डेल, सभी लोगों से, मीटी से, NGO से, सभी से जो है वो कंसल्ट करने के बाद ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, RI फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 6 पैरामीटर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है। चाहो तो लिख सकते हो, इसके 6 पैरामीटर्स, मेन 6 पैरामीटर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, ये वाले ABCDEF। पहली चीज तो ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, इसके नोट्स बना लेना। देखो इसके अंदर जो है वो कहा जाता है डी डाई असेंबली डेप्थ, पहला पॉइंट, डाई असेंबली डेप्थ, डिसअसेंबली डेप्थ, रिपेयर मैन्यूल्स की अवेलेबिलिटी। डिसअसेंबली डेप्थ जो है वो समझ रहे हो क्या होता है, असेंबल करना, डिसेंबल करना, मतलब आप अपना फोन को जो है वो निकाल कर बाहर कर दो पूरे पार्ट्स, तो कित मतलब पूरे पार्ट्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फोन की जो IC उड़ गई तो उसके साथ पूरी उसकी स्क्रीन स्क्रीन सब चेंज करानी पड़ती है, पूरा फोल्डर आता है, सुना होगा आपने शायद। दूसरा, रिपेयर मैनुअल्स रखना जरूरी है। आपका फोन अगर खराब हो जाए तो आप खुद भी रिपेयर कर सकें, मैनुअल्स होने चाहिए। स्पेयर पार्ट्स जो है वो अवेलेबल होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। ये सैमसंग के हाई एंड मोबाइल और आईफोन ये बहुत करते हैं ये हरकत, पुराने फोन पे जो है अपडेट्स देते नहीं है। इसका मतलब साफ रहता है, कंपनी बोल रही है कि आप अपना फोन को अपग्रेड करो आप। बहुत दिक्कत है गुरु। फिर इसके अलावा रिपेयर टूल्स की अवेलेबिलिटी,
रिपेयर टूल्स होने भी तो चाहिए भाई। टूल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे रिपेयर करने के लिए तो क्या करोगे आप? इवन पता है, कुछ कंपनीज की हरकतें ऐसी भी होती हैं। हम जैसे नट नट को लगाते हैं ना भाई, नॉर्मल पेचकस जो होता है उससे अपन ने जो है वो कस कस लिया नट को। इन लोग का वो डिजाइन ही अलग हो जाता है नट का, कि वो किसी दूसरे उससे टूल से खुलेगा ही नहीं। इनके टूल सिर्फ इन्हीं के लोगों के पास होंगे। फिर स्क्रूज फास्टनर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके टाइप्स वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये लिख लो भाई। ये बोला गया है कि भाई आरआई के अंदर ये पूरी चीज देखी जाती है कि क्या आप कितना इजी रख रहे हो इन सब चीजों को। फिर फाइनली 5 पॉइंट्स न्यूमेरिक स्केल्स पे वो दिया जाता है। इसके 5 पॉइंटर्स स्केल होता है, जैसे 5 स्टार होता है ना वैसे ही। तो इनिशियली आरआई अप्लाई होगा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर। बैटरी, स्क्रीन, चार्जिंग पॉइंट, कैमरा, इन सब के 11 कंपोनेंट्स जो है वो कवर किए जाएंगे। तो आरआई प्रोडक्ट पैकेजिंग पे क्यूआर कोड के थ्रू दिखाया जाएगा और ऑनलाइन या ई कॉमर्स साइट पर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या राइट टू रिपेयर इंडिया में लागू होना चाहिए स्ट्रिक्टली? यस ऑब्वियसली। आज की डेट में अगर इंडिया को जो है वो हब बनाना है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये बहुत जरूरी है, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो हमारी सेल्स हो सकेंगे, एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे हम लोग। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंज्यूमर को हम सशक्त बनाए। रिपेयर फ्रेंडली फोन या क्लोज्ड इकोसिस्टम वाला जो चीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए लोगों को। ज्यादा रिपेयर मतलब ज्यादा यूज और कम ई वेस्ट होगा, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होती है। इंडिया दुनिया के टॉप ई वेस्ट प्रोड्यूसर में से एक है, तो रिपेयर कल्चर का बर्डन जो है वो कम होगा, है ना। फिर इसके अलावा राइट टू रिपेयर को लीगली सपोर्ट मिलता है। तो ये जो आरआई सिस्टम है, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स सिस्टम जो है वो सेल्फ डिक्लेयर होता है, जो कंप्लाइंस बर्डन कम करता है और इनोवेशन पे इंपैक्ट नहीं डालता। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज गाइज ऑलरेडी ऐसे रिपेयर इंडेक्स अप्लाई कर रही हैं। तो काफी अच्छा टॉपिक था गाइज ये। जो चीज मैंने आपको बताई उस चीज पर जो है वो मेनली फोकस करो, बाकी इतना डेटा आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ। ये लिख लिया हुआ आपने कि कमेटी बनाई गई थी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के फ्रेमवर्क को फाइनल करने के लिए, और कर दिया उन्होंने, है ना। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है वो खुद कंपनी वाले जो है बताते हैं कि उनका फोन जो है वो कितना इजीली रिपेयर हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट जरूरी है यार। कंपनी वाले तो अच्छा ही बताएंगे ना, बट हाँ ऑब्वियसली बात है कि किसी ने जांच पड़ताल हो गई तो कंपनी की बैंड बच जाएगी, उसकी इमेज की। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी इमेज जो है वो खराब हो। तो इसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर मैकेनिज्म है, ये भी हमने देख लिया। इसके अंदर बैटरी, डिस्प्ले असेंबली, बैक कवर असेंबली, फ्रंट फेसिंग कैमरा असेंबली, रियर फेसिंग कैमरा असेंबली, चार्जिंग पोर्ट, मैकेनिकल बटन्स, मेन माइक्रोफोन, स्पीकर, हिंज असेंबली, फोल्डिंग मैकेनिज्म, एक्सटर्नल ऑडियो कनेक्टर्स, ये सब को जो है वो देखा जाएगा। और इसको बनाया जाएगा ये 6 तरीकों को ध्यान में रखते हुए। स्कोरिंग पैटर्न जो है वो 5 पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। ये लिखा नहीं है तो ये लिख लेना, ठीक है। और ये डिस्प्ले जो है वो किया जाएगा क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो आप पैकेट के ऊपर जो है वो देख सकते हो क्या है इसका। इसके बेनिफिट है, कंज्यूमर जो है वो सशक्त बनेगा क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आई थी और बढ़ती आ रही है इससे रिलेटेड। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। राइट टू रिपेयर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन लोगों ने। तो 2022 में जो है वो लॉन्च हुआ था राइट टू रिपेयर पोर्टल, तो उसको मजबूत बनाएगा ये। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे एनहांस होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको समझनी थी। काफी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमने ये फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है, राइट। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक लैंडमार्क अचीवमेंट जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। इंडिया ने अपनी पहली जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी गाइस लॉन्च करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, चावल की एक किस्म हमने जो है वो जारी किया है। लिख लो, DRR धन 100, कमाला, DRR कमला, कमला, DRR धन 100, पूसा DST राइस 1। क्वेश्चन बनेगा ये, पूसा DST राइस 1 ICAR के द्वारा डेवलप की गई क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में पहले काफी समय पहले मैंने पढ़ाया भी हुआ है। इन दोनों को ICAR इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप किया क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिना किसी फॉरेन डीएनए के। इंडिया पहली कंट्री है जिसने ऑफिशियली रिलीज किया है जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी कमर्शियली। लिख लेना,
इंडिया पहली कंट्री जो है वो बन गई है जिसने पूरे दुनिया भर पे जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को कमर्शियली लॉन्च किया है। कमर्शियली लॉन्च किया है। क्या आपको पता है कि क्रिस्पर कैस 9 से जीन्स को एडिट किया जा सकता है विदाउट मेकिंग देम जीएमओ? जीएमओ समझ में आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो उन्हीं से के ही, यानी कि उन्हीं के जीन्स को जो है वो रिपेयर किया जाता है, पता है आपको? जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर किसी के जीन्स अगर खराब है तो उसी के जीन को जो है वो रिपेयर करके वापस उसमें शामिल करना, ठीक करके। तो ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई फॉरेन डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी की डीएनए को ही निकालकर रिपेयर जो है वो किया जाता है। अब सुनना बात ध्यान से। ये डेवलपमेंट गाइस एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। DRR-100 जो कमला की वैरायटी है, इसको डेवलप किया है ICAR हैदराबाद के द्वारा। लिख लेना, इनके द्वारा जो है ये डेवलप जो है वो किया गया। अब इसके अंदर जो चावल की वैरायटी थी वो सांबा महसूरी चावल की वैरायटी थी। ये भी लिख लेना, BPT 5204। कभी कभी ये स्टेट PSC पूछ लेती है। 130 दिन में मैच्योर होती हैं ये। 20 दिन पहले, जनरली 150 दिन जो है वो लगता है, बट ये 130 दिन में ही जो है वो मैच्योर हो जाएंगी। और 19% ज्यादा प्रोडक्शन इसमें होगा इस चावल की वैरायटी में। तो ये फायदे हैं चावल की वैरायटी के। CKX2 जीन एडिट किया गया ग्रेन प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। ये वाला एक जीन था इस राइस की वैरायटी के अंदर, जिसको हमने एडिट किया और जिसको ठीक किया, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो इसका बढ़ जाए और समय से पहले जो है ये मतलब इसका प्रोडक्शन हो जाए। फिर पूसा DST राइस 1 की बात करें तो उसको दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया। दिल्ली के अंदर IARI दिल्ली ने डेवलप किया। और इसमें MTU 1010 वैरायटी शामिल थी चावल की। पूसा DST चावल, DST जीन एडिटिंग से ड्रॉट यानी कि सूखापन, सैलिनिटी और हीट टॉलरेंस बढ़ता है। ये वैरायटी में मतलब आप ये मान के चलो कि सूखे में भी अच्छे से, यानी कि कम पानी में भी अच्छे से उग जाएगी। सैलिनिटी यानी कि अगर पानी के अंदर जो है वो ज्यादा सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है, तो भी उग जाएगी। और जो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है ना, हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें अच्छे से सर्वाइव जो है वो कर सकती है। 9.66% से लेकर 30.4% तक प्रोडक्शन इसका देखने को मिल सकता है, इवन इन खराब मिट्टी में भी। सोचिए आप, सलाइन मिट्टी में भी। SDN-1 मेथोडोलॉजी का उपयोग करके जो है वो इसको तैयार किया गया, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। समझे आप? अब ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जीन एडिटिंग कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है कि नहीं? ये आना चाहिए। देखो गाइस, जीनोम एडिटिंग होती है क्रिस्पर कैस 9 में, जिसमें कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करते हम। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें फॉरेन जीन्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक क्रॉप की वैरायटी है, उसके अंदर किसी दूसरे क्रॉप के फीचर्स ऐड कर दिए, तो वो क्या हो गया? GMO हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बट जीन एडिटिंग क्रिस्पर कैस9 के थ्रू एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसके खुद के जीन निकाले, उसको रिपेयर किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक करी और उसको वापस उसकी बॉडी में इंस्टॉल कर दिया। तो दिस इज जेनेटिक जीन एडिटिंग। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, GMO नहीं है। समझे आप? डिफरेंस समझ में आया आपको? डिफरेंस बस समझना आपको जो है वो जरूरी है। तो ये चीज है। तो अब इस राइस को कमर्शियली यूज के लिए क्लियरेंस मिल गया है। याद रखिएगा, इंडिया के बायो सेफ्टी रूल्स के हिसाब से SDN-1 और SDN-2 टाइप जीन एडिट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता है। तो मतलब अब ये वैरायटी जो है वो जेनेटिक एडिटिंग की जो है वो आराम से यूज की जा सकती हैं अलग अलग राज्यों में कमर्शियली। इससे 20% तक मीथेन एमिशन रिड्यूस होगा। इसकी ये फायदे भी हैं। 20% ग्रीन हाउस गैस, स्पेशली मीथेन गैस, कम होगी। 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इरिगेटेड वाटर बचेगा, यानी कि पानी भी बचाएगी, क्योंकि कम पानी में जो है ये सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। इसमें आपको जो है वो अ, अ, भूसा वगैरह भी जो है वो कम जो है वो निकलेगा। तो वो जो हमें देखने को मिलता है ना कि स्टबल बर्निंग वगैरह जो होती है, उसकी प्रॉब्लम भी जो है वो कम होगी।
फूड सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी, है ना। बहुत सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए सूटेबल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एक्सेट्रा, यानी कि इन सब राज्यों में जो है वो अच्छी तरीके से आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, तो गवर्नमेंट ने इसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का बिगिनिंग माना है, ये फैक्ट लिख लेना। गवर्नमेंट बोल रही है कि अब ये बिगिनिंग हो गई है जेनेटिक जीन एडिटिंग सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। लॉन्च हुआ -5+10 स्ट्रेटेजी के पार्ट के रूप में, ये भी लिखना, -5+10 स्ट्रेटेजी ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें 5 मिलियन हेक्टेयर राइस एरिया को कम करो, 10 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन इंक्रीज करो। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई आप राइस के कल्टीवेशन एरिया को 5 मिलियन हेक्टेयर से कम कर दो, और उसी राइस के प्रोडक्शन को कम करने के बावजूद इंक्रीज कर दो 10 मिलियन टन से। ये है वो स्ट्रेटजी। क्यों कर रहे हैं हम लोग राइस के एरिया को कम? अभी तक तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। प्रॉब्लम्स क्या है राइस के अंदर? सबसे बड़ी धान में क्या प्रॉब्लम है बताओ कमेंट बॉक्स पे। ये आंसर तो आप ही दोगे मुझे। अब फ्री लैंड पे, यानी कि जब खाली जमीन है उस पे आप उगाओगे, क्योंकि आप 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया कम करोगे, तो उस पे क्या उगाओगे? उस पे आप उगाओ उगाओ तिलहन, दाल, है ना, पल्सेस, ऑयल सीड, ये उगाए जाएंगे, जिससे न्यूट्रिशन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी दोनों रिड्यूस होंगी। तो ये मेन इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो जमीन खाली बचेगी, जो हम कम करेंगे, उस पे दूसरे क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड जो है वो उगाएंगे, है ना। गवर्नमेंट ने 2023-24 बजट में 500 करोड़ एलोकेट किए जीनोम एडिटिंग रिसर्च के लिए। आईसीएआर अब पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स के लिए भी जीनोम एडिटिंग एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जीनोम एडिटिंग क्रॉप से इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट? बताओ, क्या आपको लगता है कि जीनोम एडिटेड क्रॉप्स जो होते हैं, जिसके बारे में भी हमने बात करी, इससे इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी? यस, डेफिनेटली होगी। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक, इसके अंदर और कुछ ज्यादा था नहीं। काफी सारी आईसीआर इंस्टीट्यूट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है इसको बनाने में। डॉक्टर विश्वनाथ सी, डॉक्टर गोपाल कृष्णन एस, डॉक्टर संतोष कुमार, और भी काफी सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये तैयार हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम स्टेट पीएससी पूछ लेती है, जो इस वैरायटी में इसको बनाने में इन्वॉल्व थे, तो इनके नाम लिख लेना आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए 2023-24 के बजट में जो है वो शामिल किए थे जीनोम एडिटिंग के लिए, ये भी लिखेंगे आप। तो बस गाइस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक सर्विलांस ब्रेक थ्रू बाय डीआरडीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक फ्यूचरिस्टिक ब्रेक थ्रू की बात करेंगे हम लोग भाई, आने वाले समय की बेहतरीन चीज की, जो इंडिया की डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। और हमारा तो भाई डिफेंस सिस्टम S-400 ने तो मजा ही दिला दिया। और पाकिस्तान का तो भाई मैं आपको क्या ही बोलूं। मतलब उसकी उसका न्यूज़पेपर मैंने आज पढ़ा, पाकिस्तान का गाइस 10 तारीख का न्यूज़पेपर, हंसी आ गई भाई मुझे उसके न्यूज़पेपर को पढ़कर। कि मतलब लिख रहा है यार कि मतलब ब्लास्ट, इंडिया ने जो है वो अपने खुद के मतलब शहरों को जो है वो अपने ब्लास्ट करवा दिया, और इंडिया के ड्रोन्स ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। और ये लिख रहा है कि पाकिस्तान अब रेडी है पूरी तरह से इंडिया से जो है वो फुल फ्लेज वॉर लड़ने के लिए। आज की न्यूज थी पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में। और झूठ बोल रहा है कि इंडिया जो है वो इंडिया की कोशिश नाकाम हो गई, आईएमएफ ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। अरे यार क्या ही बोले भाई इसको, चिरकुट है बिल्कुल, ये कंप्लीटली चिरकुट है पाकिस्तान। अब लिखो आप, जो मेन काम की चीज है, डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, लिखो, डीआरडीओ का स्ट्रेटेजिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, एयरशिप प्लेटफॉर्म, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। और मध्य प्रदेश के सीओपुर से जो है वो इसका पहला ट्रायल जो है वो कंडक्ट हुआ। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना पहला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे लॉन्च किया गया सीओपुर मध्य प्रदेश से। ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के तहत, लिख लेना, ADRDE ने इसको डेवलप किया, जो कि एक डीआरडीओ की लैब है जो कि आगरा में है, ये भी लिखेंगे आप। एक डीआरडीओ की लैब है जो कि कहां पर है? आगरा में। इसको बनाया है किसने? ADRDE ने, जो डीआरडीओ की लैब है जो कि है आगरा में। ये हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एयरशिप है जो 17 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करता है। 17 किलोमीटर ऊपर जा सकता है।
पर्पस क्या है? रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग करना, इंटेलिजेंस गैदर करना और बॉर्डर की मॉनिटरिंग करना। तो 3 मई पे हमने ये सक्सेसफुली इसकी टेस्ट फ्लाइट जो है वो कर दी। बहुत हल्का होता है गाइस ये, हीलियम या हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है ये। इसकी फोटो जो है वो आप देख रहे हैं कि ये दिखता जो है वो कैसे है। स्ट्रेटोस्फेरिक सर्विलांस का जो ये एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो डालना आप गूगल पे, और इसकी जो है फोटो देखना आप। बहुत शानदार जो है ये दिखाई देता है, गुब्बारे की तरह जो है वो ये दिखाई देता है एक प्रकार से, बहुत हल्का होता है ये। और इसको हम लोग जो है वो हवा में जो है वो भेजते हैं, और इंडियंस अगर इसको रात में जो है वो देख लें, और पता है अभी इसका उपयोग भी जो है वो हम लोग ये पाकिस्तान के साथ जो इशू चल रहा है ना, तो उसके लिए भी कर रहे हैं। हमारे इंडियंस देख लें तो डर ही है, ऐसा दिखेगा वो कि भूत है ये, कि हवा में भूत उड़ रहा है। देखना कि कोई ना कोई ऐसी रील आपको मिल जाएगी जिसमें बोलेंगे कि अरे बाप रे एलियन आ गए हैं। क्योंकि अपने अपने लोग जो है वो बिल्कुल रिसर्च जो है वो करते नहीं, उससे पहले ही कंक्लूजन दे देते हैं, क्या करें अपन उनके बारे में। तो वो चिल्लाने लगे, बोले अरे बाप रे एलियन आ गया भैया, एलियन भागो। तो दैट कैन बी द इशू विच मे हैपन। तो लिख लेना भैया, 17 किलोमीटर ऊपर तक उड़ जाएगा ये, और ऊपर जाकर निगरानी रखेगा। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, तो उसमें इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। बस ये चीज बस आपको समझनी थी, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सुनो, देखो 17 किलोमीटर तक जा सकता है ये, बहुत हल्का है, लिख लेना, हीलियम और हाइड्रोजन से भी हल्का है ये। मतलब हीलियम या हाइड्रोजन गैस से जो है भरा हुआ है, जो इसको काफी हल्का बनाता है, हवा से हल्का बनाता है। ठीक है। बहुत लिमिटेड मूवमेंट के साथ काम करता है, यानी कि एक जगह पर जाकर स्टेबल हो जाता है, और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हवा में रह सकता है, हफ्तों तक रह सकता है गाइस ये। इसके अंदर जो है वो आप इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रिकनसाइंस मिशन में इसका उपयोग कर सकते हो आप, यानी कि निगरानी रखने के लिए। इसका काम ड्रोन जैसा ही है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर यह रह सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर। और डीआरडीओ ने टेस्ट के जरिए कुछ फीचर्स को जो है वो वैलिडेट किया, जैसे कि एक जगह पर ये स्टेबल रहे, है ना। इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम इसमें है, फेल सेफ मैकेनिज्म जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, वो सब आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है ऑनबोर्ड सेंसर्स के थ्रू, है ना। इसको आप वापस रिकवर भी कर सकते हो। 62 मिनट तक इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई थी 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो ये एक जस्ट टेक टेस्ट नहीं था, बट एक मैसेज था कि हम जो है वो रेडी हैं बॉर्डर की टेंशन के लिए। और अब ये हेल्प भी कर रहा है उसमें, लॉन्ग रेंज बॉर्डर सर्विलांस प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ एक ही चीज जो है आप लिखिए। बाकी वही मेन मेन चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है ये सैटेलाइट का, है ना। तो ये सब चीजें तो आप मेंशन कर ही सकते हो। स्ट्रैटेजिक है ये, इंडिया जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ नेशन जैसे यूएसए चाइना के साथ जो है वो शामिल हो गया है, जिनके पास अपना खुद का एयरशिप कैपेबिलिटी है मॉनिटरिंग करने के लिए। ये काफी अच्छा है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन फ्लक्स हेल्थ वियरेबल। लिख लो आप, स्किन फ्लक्स हेल्थ वियरेबल। ये गाइस एक नॉन कॉन्टैक्ट वियरेबल डिवाइस है, मतलब बिना स्किन को टच किए हेल्थ डेटा कलेक्ट करता है। इसका काम है स्किन के थ्रू सब्सटेंस के फ्लक्स को मॉनिटर करना, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लिख लो। पहला पॉइंट, एक टीम है रिसर्चर्स के यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के, जिन्होंने डेवलप किया है नॉन कॉन्टैक्ट वियरेबल को, जो ह्यूमन की हेल्थ को जो है वो मॉनिटर करेगा कुछ सब्सटेंस को एनालाइज करके। जैसे कि कौन से सब्सटेंस को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वीओसीस, है ना। तो इनको एनालाइज करके ह्यूमन की हेल्थ के बारे में जानकारी दे देगा। अब ये इनोवेशन यूएसए साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो किया है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लीडरशिप के अंडर, क्योंकि उसके भी काफी सारे प्रोफेसर इसमें शामिल थे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनना आप, डिवाइस गाइस स्मार्टफोन के साइज का होता है ये, स्किन के ऊपर एक चैम्बर क्रिएट करता है, वो ट्रैप करेगा वेपर्स को, यानी कि हमारी स्किन से जो भी वो निकल रही है ना वेपर्स, तो उनको ये ट्रैप कर लेगा। क्योंकि हमारी स्किन के पोर्स होते हैं, उससे भी गैसेस जो है वो रिलीज होती है, तो उसको ये ट्रैप करेगा। इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, जब वॉल्व बैंड होता है तो मॉलिक्यूल एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जब वॉल्व खुलता है तो उसका डेसिपेशन मेजर जो है ये किया जाता है कि भाई
स्किन से जो है वो, स्किन से इसने जो भी चीज ऑब्जर्व जो है वो करी है उसको एनालाइज करके हेल्थ के बारे में जो है वो जानकारी देगा बस क्या। तो वाटर वेपर फ्लक्स स्किन हाइड्रेशन और बैरियर फंक्शन के लिए है, राइट। और बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का इंडिकेटर है। तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में बता देगा। मतलब इसको पहनने से डायबिटिक पेशेंट्स को है वो मतलब हेल्प मिल सकेगी प्रॉपर टाइम पर जो है वो बॉडी को मॉनिटर करने में, है ना। स्किन डैमेज जो है वो नहीं होगी। वो आजकल जो स्मार्टफोन के रेडिएशन का जो डर होता है ना वो कुछ नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की इन्होंने नॉन कॉन्टेक्ट डिवाइस जो है वो तैयार की है। आजकल तो घड़ियां वगैरह पहन रहे हैं ना, तो उसमें पूरी चीज हो जाती है, बट लोगों को रेडिएशन वगैरह का जो है वो डर रहता है। तो क्या भारत को भी ऐसे ही कोई नॉन कॉन्टेक्ट डिवाइस डेवलप करनी चाहिए अपने हेल्थ सिस्टम को और बेहतर करने के लिए? ऑब्वियसली यस। तो बस ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये टॉपिक था, बाकी इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। जितनी चीज बस मैंने आपको बताई वो आप मेंशन करिएगा। अब वीडियो को पॉज करो। चेनाब नदी का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की, चेनाब नदी के क्वेश्चन के आंसर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025 का। ये मैं बताऊंगा आपको, लिखो। बायोडायवर्सिटी बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन लिखो। 5 से 50 करोड़ का बेनिफिट शेयरिंग जो होगा वो 0.2% का होगा। देखो कि कंपनी जो है जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए है, 5 से 50 करोड़ तक, ठीक है। जो भी कंपनी जो 5 से 50 करोड़ तक का टर्नओवर कर रही है उनके लिए मैंडेटरी है कि अब उनको 0.2% से इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। इसमें कल्टीवेटर्स जो होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि वो अपना बेनिफिट्स ना शेयर करें। पहली बार डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड जो है वो किया गया है बेनिफिट शेयरिंग रीजीम के लिए। मेरे ख्याल से अब रुक जाओगे, इसके बारे में मत लिखो अभी इसका टॉपिक, क्योंकि इतनी सी चीज से इसमें काम नहीं बनेगा। 1-2 दिन के अंदर इसका टॉपिक आएगा डिटेल में, जहां तक है टीम जो है वो प्रोवाइड कराएगी। बाकी इसको अलग से लिख देना है क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में आता रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना लिख दो, कंपनीज जो है सिर्फ ये वाला पॉइंट, जिनका एनुअल टर्नओवर 5 से 50 करोड़ है ना, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको अपने टर्नओवर का 0.2% से मिनिमम बायोडाइवर्सिटी में रहो डालना पड़ेगा। अरे जैसे कॉर्पोरेट सीएसआर जो होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसी कुछ है ये, वैसी एक फाउंडेशन है। इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्वेश्चन है। ट्राई करना है इसका आंसर 120 वर्ड्स में जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर गाइस, और ज्ञान सर का पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। 1 मिनट पॉज करिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टाइमिंग अपना जो है वो क्या कह रहा है। कल क्या हुआ था, कल पूरा वीडियो जो है वो स्टक हो गया था बात का अभी। और कल भी यही हुआ था कि मैंने पीडीएफ जो है वो करी थी चेंज, तो उसके बाद से होने लगा था। आई होप कि आज ना हो, उसी बात का बस मुझे डर है, क्योंकि वन गो में मेरा लेक्चर जो है वो प्रिपेयर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। होपफुली आपको 10th मई की स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो ये है टॉपिक्स 10th मई के। इस टॉपिक में सबसे पहले पीछे चलते हैं अपन, छोड़ो अपन यहां पर चलते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। आईएनएस तमाल, लिख लो भाई इसके बारे में। आईएनएस तमाल जो है ये 3900 टन का एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसको जो है वो बनाया गया इंडिया रशिया डिफेंस कोलैबोरेशन में। क्रिवक 3rd क्लास का ये हिस्सा है। ये 3 चीज लिख लेना आप। नेक्स्ट आईएनएस त्रिशूल जो है वो पहला शिप हम लोग को क्रिवक 3rd क्लास का देखने को मिला है, जो इंडियन नेवी के अंदर शामिल हुआ है। आईएनएस तमाल जो है वो उसका सिस्टर शिप है आईएनएस त्रिशूल का, तुशील का, सॉरी, आईएनएस तुशील का। आईएनएस तमाल जो है वो केपेबल है कि ये काफी सारे हेलीकॉप्टर्स, कमॉव 28, कमॉव 31 हेलीकॉप्टर जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग्स भी अपने साथ जो है वो लेकर जा सकता है। ठीक है, लिख लिया। अब ये नेक्स्ट वाला भी लिख लो आप। नव कलेवर, नब कलेवर, नब कलेवर। इसके अंदर जो लकड़ी की जो मूर्तियां होती है भगवान जगन्नाथ की, बालभद्र की, सुभद्रा जी की, है ना, और सुदर्शन की, उनको एक नए नई लकड़ी से जो है वो रिप्लेस किया जाता है। आपको पता है मैंने कहीं पर जो है वो
पढ़ा था या कोई वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे याद नहीं है। भगवान जगन्नाथ जो है ना गाइस, उनकी जो मूर्ति जो बनती है, वो आज भी कहा जाता है कि वो एक ही पेड़ की लकड़ियों से जो है वो बनती है। और और वो एक ही फैमिली के पुजारी जो है वो उसका संरक्षण जो है वो कर रहा है, यानी कि एक ही फैमिली को जो है वो दिया गया है उस पेड़ का संरक्षण करने के लिए। और कहते हैं कि उस पेड़ की जो है वो रक्षा कुछ सांप भी कर रहे हैं, राइट, स्नेक्स। अब ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये सुना था। तो आपने अगर सुना हो या आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो मुझे जो है वो जरूर जो है वो इन्फॉर्म करिएगा। तो देखो ये रिचुअल जो है वो हर 12 से 19 साल में होता है गाइस। और वो डिपेंड करता है लूनार कैलेंडर के ऊपर बेस्ड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और गाइस कल मैं लूंगा आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि आज समय जो है वो थोड़ा सा वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो कल संडे वाले दिन की क्लास में आज इसके जो है वो पूरे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। वैसे आज ही हो जाते यार, वो कल क्या हुआ, कल वाला जो टॉपिक था ना, तो उसमें स्क्रीन स्टक हो गई, तो वो एक बड़ा इशू हो गया। तो चलो एनीवेज, कल अपन जो है वो कवर करेंगे। कल 1 बजे आपकी जो है वो मैं क्लास जो है वो कंडक्ट कर लूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।